आजकल एक कहावत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि क्या रखा है इन सड़ी हुई कॉपी किताब में। कि क्या रखा है इन सड़ी हुई कॉपी किताब में। अगर टॉप करना है आपको, वो भी बिना पढ़े लिखे, तो क्यों नहीं पधारते आप हमारे बिहार में। जी हाँ, कुछ इसी कहावत के साथ आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो बात हो रही है भ्रष्टाचार धांधली स्कैम के दूसरे नाम बिहार की। जहां पे उत्तर प्रदेश को उम्मीदों का प्रदेश कहा जाता है, वहीं पे बिहार को आजकल स्कैमर्स और भ्रष्टाचारियों का प्रदेश कहने में कोई शर्माता हुआ नहीं दिख रहा है। जहां की मंत्रियों की नीयत कब मलिन हो जाए वो मंत्री खुद भी नहीं जानते हैं। जी हाँ, बात हो रही है भ्रष्टाचार की, बात हो रही है बीमार बिहार की। नमस्कार, स्वागत है हमारी मीडिया के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं बिहार में हुए एक और बड़े स्कैम की, जिसको रूपी रॉय जो कि टॉपर स्कैम था उससे रिलेट किया जा सकता है। बट बशर्ते इसमें चेंज ये हुआ है कि वहां पे एक टॉपर स्कैम था, यहाँ पे कई टॉपर स्कैम कहे जा सकते हैं। बिहार में सरकारी तंत्र को जब तक स्कैम के साथ जोड़ा ना जाए तब तक उनको मजा नहीं आता है। और यही कारण है कि नीतीश सरकार इस बार भी इस एग्जाम में, जिसका नाम है STET 2019, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है इनकी मंत्रियों ने, या फिर उन एग्जाम के तंत्रों ने जिनको सौंपा गया था यह एग्जाम कराने के लिए। सारी डाटा को हेर फेर करके बहुत बड़ा एक स्कैम सामने रखा गया है। जिस स्कैम के सामने रूबी रॉय स्कैम, जो कि टॉपर घोटाला के नाम से फेमस था, वो भी शर्मा जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कैम क्या है, उसके बाद हम लैपटॉप पे चलेंगे और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं और जो भी रिजल्ट्स या फिर जो भी रिस्पॉन्सेस है मिनिस्टर्स की तरफ से उसको भी दिखाया जाएगा। इवन कुछ बच्चों के रिजल्ट्स भी हम चेक करेंगे कि कैसे धांधली की गई है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी आती है STET बिहार 2019 में, और इसका एग्जाम का नाम भी था STET 2019, जो कि एक फ्रेश वैकेंसी थी जिसके तहत कुछ शिक्षकों की बहाली होनी थी, जिसकी सीट लगभग 37,770 के करीब थी। 2020 में फरवरी में पहली बार उसका एग्जाम कराया जाता है। यह सितंबर 2019 की वैकेंसी थी, जिसको कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि वहां पे चीटिंग की जा चुकी होती है और बच्चों के द्वारा केस उसमें फाइल की जाती है। फिर अगस्त और सितंबर 2020 में ही इसको रिपीट एग्जाम लिया जाता है। उसका रिजल्ट आता है आपको 2021 12 मार्च को, जिसमें 24,599 या फिर 598 बच्चों का रिजल्ट शो किया जाता है, जो कि सारे बड़े न्यूज़पेपर्स, जो भी मिनिस्टर शिक्षा मंत्री हैं या फिर जो भी शिक्षा विभाग के सचिव IAS ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि सिर्फ उतने बच्चों की ही रिजल्ट को पब्लिश किया गया है जो क्वालिफाइड हैं, और सीट से कम ही रिजल्ट पब्लिश किया गया है। यहां तक कि शिक्षा विभाग के सचिव संजय के द्वारा यह भी बताया जाता है कि जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, कि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको जॉब दी जाएगी। पॉइंट आप याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें यहां पे कही गई हैं, और वो एक सम्मानित या फिर एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान के द्वारा कहा जा रहा है। तो इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा। तो 12 मार्च के बाद 22 जून को एक फिर से रिजल्ट निकलता है, जहां पे बच्चों के रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज होता है। रिजल्ट इस बार भी 24,599 बच्चों का ही आता है, बट इस बार लगभग 85% बच्चे जो कि क्वालिफाइड कैटेगरी में थे, उनको नॉट इन मेरिट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एक नया कॉलम ऐड होता है रिजल्ट में, मेरिट नॉन मेरिट का, और यहीं पे सबसे बड़ा घोटाला उजागर होता है। 85% बच्चे, जस्ट थिंक, वो बच्चे जो कि 24,599 में क्वालिफाइड थे 12 मार्च को, वो अचानक से अनक्वालिफाइड कैसे हो गए? कट ऑफ अचानक से इतना हाई कैसे हो गया? फिर रिजल्ट अगर 24,599 बच्चों का ही आया, तो बाकी जो 85% बच्चे छठे हैं या फिर एबव 50% बच्चे जो छठे हैं, वो कहां चले गए? और सिर्फ रिजल्ट उतनी ही सीमित कैसे रह गई? ये सारे घोलमेल कैसे हुआ? रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है, कोई पारदर्शिता को फॉलो नहीं किया गया, और ये सबसे बड़ा घोटाला था। यही नहीं, यहाँ पे आपको आगे मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कुछ बच्चों के रिजल्ट को चेक करके, या फिर आप बगल में भी देख सकते हैं, जिनके मार्क्स 2 सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं, 1 to 10th और 10 to 11th एंड 12th, 2 पेपर,
जहां पे एक बच्चे का मार्क्स जो है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा साइंस पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जूलॉजी बहुत अच्छी होगी, या फिर किसी को जूलॉजी आती है तो आप कह सकते हैं उसकी साइंस बहुत अच्छी होगी। तो 1 to 10th के एग्जाम में उसने साइंस का एग्जाम दिया, जिसमें उसके मार्क्स होते हैं 1.73 इन नेगेटिव यानी माइनस में। लेकिन वही बच्चा जब 11 to 12th का पेपर देता है, सेकेंड पेपर जिसका नेम है, वहां पे उसके मार्क्स आते हैं 123। अमेजिंग, इतना बड़ा जंप, और वो भी जूलॉजी में, जो कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। जिस बच्चे को 1 से 10th के साइंस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो 123 नंबर ले आ रहा है। क्या बात है। यही नहीं रुकती सरकार की स्कैम, यहाँ पे एज स्कैम भी किया गया है। बहुत सारे आपको स्क्रीन पे डाटा दिख रहे होंगे। एज लिमिट थी इस नोटिफिकेशन में 37 ईयर्स और 42 ईयर्स, बाकी कैटेगरीज को मैच की जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग सिलेक्टेड हैं जिनकी एज 44, 46 या उससे भी ऊपर है। तो ये कैसे पॉसिबल है? और दूसरा, इस सरकार का जिम्मेवारी या फिर इस पे ब्लेम इसलिए भी बनता है, जब आपके शिक्षा मंत्री ने बच्चों को आश्वासन दे दिया था कि 12 मार्च का जो रिजल्ट है वो क्वालिफिकेशन से, जो भी जितनी सीटें हैं उससे बहुत कम है, और जो भी क्वालिफाइड हैं उनको जॉब मिलेगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स जो थे वो 67 तक गए थे, बट आपके अचानक से कट ऑफ 107, 113, 120 तक पहुंच जाते हैं। ये तो सडन इतना ह्यूज चेंज। और जस्ट एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, इन बिहार इज द लोएस्ट लिटरेट स्टेट। आपको पता है, इन बिहार कोई ऐसी लड़की, या फिर आप लिस्ट निकाल लीजिए ना टॉपर्स की, उन टॉपर्स को आप बैठाइए, मीडिया ट्रायल कराइए, सारे स्कैम जो है वो पकड़ी जाएगी। कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसको 130 मार्क्स आ सकता है इन जनरल, अगर उसने कहीं पे जाके इंजीनियरिंग नहीं की है। एक्सेप्शंस आर देयर, बट इतने ज्यादा मार्क्स जहां पे 1673 कंप्यूटर साइंस में सीट्स हो, नहीं आ सकता है। तो ये सारी जो घालमेल है सीधे इशारा करता है बहुत बड़े स्कैम का। और चीजें यहीं पे नहीं रुकती, इस स्कैम के चलते बहुत बच्चों की जिंदगी दांव पे लग गई, कई सुसाइड्स के केस आए। और यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लेम उन लोगों को भी जाता है जो कि अपोजिशन पार्टी में बैठे हैं। आखिर आप कर क्या रहे हैं? अगर यहाँ पे आप सरकार को नहीं घेरेंगे तो फिर किस चीज के लिए हैं? क्या आप सिर्फ सरकार में आने के बाद चीजों को करने के लिए हैं, या फिर आप अपोजिशन में इसलिए भी बैठे हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है इस गवर्नमेंट से, या फिर कोई स्कैम आता है, तो आप डटकर उसका मुकाबला करें। जो भी अभ्यर्थी उसके लिए सामना कर रहे हैं उस पर लाठीचार्ज की जा रही है, तो फिर आप कहां हैं? वो तेजस्वी यादव कहां हैं? फिर बातें बनाने के लिए आप विरोधी में ट्वीट कर देंगे, आप न्यूज चैनल को एक बाइट दे देंगे। क्या सिर्फ उससे ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं? नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेवारी, या फिर मैं तो कहूंगा कि स्कैम को दबाने में विरोधी पार्टियों का ही हाथ है। अगर आपका हाथ नहीं है, आपको चीजें नहीं पता है, तो फिर आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, इनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ एक बाइट दे देने से कि स्कैम हुआ है, ये सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती है। आपको सामने आना होगा। अगर गवर्नमेंट इस पे जांच नहीं बैठाती है तो उसके लिए विरोध करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज को इन्होंने ऐड करना चाहा जिसके तहत इस स्कैम को दबाया जा सके। NCTE कुछ करके केसेस चल रहे थे कि जो 2011 में कुछ अभ्यर्थी थे जो क्वालिफाइड थे, उनको लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी दे दी गई कि भैया आपने पास किया तो आपका वैलिडेशन जो है वो लाइफ टाइम हो गया। लेकिन जो जजमेंट 2021 की फरवरी में आ रहा है, उसको आप 2019 के एस्टेट की वैकेंसी में कैसे अप्लाई कर सकते हो? सबसे बड़ी फॉल्स चीज या नैरेटिव यहां पे सेट की गई। दूसरी यहां पे बात होती है कॉल्स की। ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए हैं जिस पे जांच बैठना चाहिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो 95 है, 94 है, कट ऑफ जो है 114 जा रहा है, आप 80,000 रुपए पे कीजिए। मैं बेलेट्रॉन से बोल रहा हूं या फिर मैं फलना शिक्षा अभियान से बोल रहा हूं, जो भी इससे लिंक्ड हैं। हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी का नाम ये है, ये है, ये है, टोटल डिटेल्स वो अपडेट कर रहे हैं, जो कि आप बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में सुन सकते हैं। अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हों या फिर बहुत सारे न्यूज चैनल से जुड़े हों, जहां पे आपको पता चले कि कैसे इस स्कैम के जरिए बहुत लोगों को कॉल किया गया और कहा गया कि आपके मार्क्स कम हैं, आप बढ़वा लीजिए, इतना पैसा अभी दे दीजिए और हाँ पैसा बाद में दे दीजिए। तो इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या मीडिया सिर्फ मोदी जी की तारीफ, क्या मीडिया सिर्फ उन बातों को उठाने के लिए, जिहाद एक्सेट्रा कास्टिज्म पे बेसिस, सिर्फ इसके लिए है? क्या इन स्कैम्स के खिलाफ उनका कोई ध्यान नहीं है, उनका कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या जो 7-8 जाने गई हैं या फिर जो भी सुसाइडल केस बने हैं, क्या उसके लिए जो विरोधी पार्टी के लीडर्स हैं उनको आगे नहीं आना चाहिए? क्यों
12 मार्च से एकदम डिफर कर गया 22 जून का जो रिजल्ट था, जिसके चलते बहुत लोगों की जो आशाएं थी या फिर जो सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट था वो टूट गया। संजय कुमार जो हैं एक रिस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर हैं, जो कह दें कि भैया आपकी क्वालिफिकेशन है वैकेंसी के लिए, जो भी वैकेंसी आई है उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको जॉब मिलेगी, और अचानक 22 से आप लोग पलटी मार दें। मजाक चल रहा है क्या? इसी तरह से घूस देकर आप भी आईएएस बने थे क्या? वहां भी कुछ धांधली हो गई थी आपके साथ, या फिर आपने करवा दिया था क्या? ऐसे जोक चलते हैं, अचानक से आप कुछ भी कह दो। इवन नहीं, संजय सिंह या फिर संजय कुमार, अब जो कह लीजिए उनको, आईएएस ऑफिसर, शिक्षा सचिव के अध्यक्ष, उनके ट्वीट को आप देखेंगे जो कि रिसेंट उन्होंने किया है तो आप हंस पड़ेंगे। 12 मार्च की कटिंग को मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे 24,598 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें टोटल क्वालिफाइड पेपर 2 में 8,000 समथिंग है, वहीं पे पेपर फर्स्ट में 16 और 17,000 के नियर अबाउट हैं। लेकिन इस महोदय ने अभी एक ट्वीट किया है, जो कि आईएएस ऑफिसर खुद को कहते हैं, उनकी पद है वो, एक ऐसा ट्वीट जहां पे कंप्यूटर की स्पेलिंग भी गलत है, जहां पे 80,000 बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं। ये बच्चे आ कहां से गए? जहां पे टोटल बच्चे क्वालिफाइड हो रहे थे 12 मार्च को 24,599, तो क्या उस दिन रिजल्ट बनाने के दिन आपने धतूरा पी रखा था, या फिर आपके मिनिस्टर्स या फिर जो भी बेलेट्रॉन के अधिकारी हैं या फिर जो भी डाटा अपडेट कर रहे थे उन्होंने भांग पी रखा था कि 24,599 क्वालिफाइड होते हैं और अचानक से एक ही सब्जेक्ट में 17,000 बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं? क्या ये स्कैम को शो नहीं करता है? उन बच्चों के रिजल्ट में इतने डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हो जाते हैं कि भाई एक में -1.73, एक में 123, एज के डिफरेंसेस कैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं? रिजल्ट में आपके ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप टॉप 100 जो बच्चे हैं उनके रोल नंबर शो कर देते हैं, उनके नेम शो कर देते हैं, ताकि उनकी मीडिया ट्रायल की जा सके? रूबी राय का अगर मीडिया ट्रायल नहीं हुआ होता तो क्या वो स्कैम उजागर होता? क्या ये नीतीश कुमार बता सकते हैं? क्या ये बिहार की छवि के साथ खिलवाड़ नहीं है? इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं ये लोग और सीधा पकड़ा जा रहा है। क्या इस पे कोर्ट को खुद से संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जो सुसाइड्स के केसेस आ रहे हैं, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और स्कैम की ही सरकार है। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर किस बात के सुशासन बाबू हैं? और तेजस्वी बाबू, आप तो कहीं टिकते ही नहीं हैं। अगर आप विरोधी में हैं भाई, आप विरोध प्रदर्शन कीजिए ना, आप कहिए ना कि स्कैम हुआ है, जांच कराएं, बट नथिंग। सर मानी चाहिए इस सरकार को कि इतनी आशाओं को उसने तोड़ा है और जो फेल्योर्स थे उनको उन्होंने अपडेट करके ऊपर ले आया और कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। या तो पैसा आपने खाया है, आपके मंत्रियों ने खाया है, या सभी लोगों ने मिल बांट कर खाया है, इसीलिए तो इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा आपको। जो आईएएस ऑफिसर पहले हर एक ट्वीट और व्हाट्सएप चैट्स के बच्चों के रिप्लाई दिया करते थे, अब तो वो गायब हो गए हैं। क्यों महोदय? डर लग रहा है आपको, या फिर आप अब रिप्लाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे पैसे गए? इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। जो भी लोग हैं इसमें वो पकड़ में आने चाहिए। और तेजस्वी बाबू, हीरो बनने का यही टाइम है। अगर पॉलिटिक्स में हो तो थोड़ा बहुत सीख लो। जब विरोध प्रदर्शन का टाइम आए, जब विरोधियों को कटघरे में लाने का टाइम आए, उस समय अगर दुबक्कर सिर्फ अपने बंगले में बैठकर ट्वीट करने से आप समझते हो कि आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, तो याद रखिएगा ऐसे आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सिर्फ विरासत में मिली राजनीति को चलाने से कोई नेता नहीं होता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। नहीं तो जयप्रकाश नारायण बड़े नेता नहीं हुए होते, लालू प्रसाद यादव बड़े नेता नहीं हुए होते। ये चीज आपको समझना होगा। और उन अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको डटकर लड़ना होगा। ये सरकार की नाकामी है, सरकार की गलती है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आपकी आशाएं टूटी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ को छोड़ दोगे, सुसाइडल थॉट्स लाओगे। बिल्कुल मजबूरियां आती हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं, रिस्पेक्ट्स या फिर जो भी चीजें आपने बयां कर दिया है, आपने सोचा था कि हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके चलते ऐसा नहीं है कि आप एकदम से दुनिया ही छोड़ दो। डटकर लड़िए और चीजों को सामने लेके आइए। जहां जहां आपके लिंक्स हैं, हर जगह चीजों को शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड अप करने से पहले आपको लैपटॉप पे ले चलता हूं और वहां पे सारी चीजें बताता हूं कि क्या क्या घालमेल और कैसे कैसे चीजों को हेरफेर किया गया है। चलिए देखते हैं संजय कुमार की रिसेंट ट्वीट को सबसे पहले लैपटॉप पे अपने।
संजय कुमार ने ट्वीट किया कि बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट 2019 पेपर 1 पेपर 2 के लिए वैकेंसी जो एडवर्टाइज हुए थे उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए और कितने क्वालिफाइड हुए, और ये अभी ये पब्लिश कर रहे हैं जब बहुत सारा बवाल हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या पब्लिश किया है कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स ये नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड अपीयर्ड हुए थे और इतने क्वालिफाइड हुए थे, यानी 53,715 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड हुए हैं पेपर 1 के लिए। ये पॉइंट जो है इसको आप याद रखिएगा, 53,715 अभी के अनुसार जो इन्होंने डाटा दिया है। वहीं पे अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाइड हैं 26,687, जबकि टोटल जो रिजल्ट आता है, आप इस चीज़ को नोटिस में रखिएगा, टोटल जो रिजल्ट आता है 12 मार्च को जो फर्स्ट रिजल्ट आता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाइड थे पेपर 1 और 2 को मिलाकर 24,598, और यहाँ पे सिर्फ पेपर 2 में ही इन्होंने सेलेक्ट करा दिया है 26,687 बच्चों को। देन इसके बाद कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो कंप्यूटर की स्पेलिंग अब देखिए COMUPTER, तो कितने इंटेलिजेंट ये IAS ऑफिसर हैं और कितने इंटेलिजेंट जो ये डाटा प्रिपेयर किया है वो है, जो कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी की जो सब्जेक्ट है उसका स्पेलिंग तक उसने सही नहीं लिखा है ना। और अकेले इस सब्जेक्ट में जिसमें 0 अभी वैकेंसी मतलब लेफ्ट बची है, 17,034 बच्चों को सेलेक्ट करा दिया है इन्होंने। बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ जहां आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो आप यहाँ पे एक डाटा देखेंगे इन्हीं लोगों के हिसाब से, बहुत सारे कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है, एक दीपक ठाकुर हैं, कि कंप्यूटर साइंस के कुछ जो टॉप कैंडिडेट हैं उनके रोल नंबर सहित डिटेल अगर दे देते तो मज़ा आ जाता। क्यों? क्योंकि उन डिटेल्स के बेसिस पे अगर उनका मीडिया ट्रायल कर दिया जाता तो सारा दूध का दूध और पानी के पानी हो जाते। ये देखिए, मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ, आई थिंक जूम हो जाए। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 की ऑनलाइन रूप से आयोजित परीक्षा के पेपर 1 एवं पेपर 2 में 15 विषयों के लिए एस्टेट परीक्षा का आयोजन किया गया 9/9/2020 से 21/9/2020 तक ऑनलाइन रूप से। ये सेकेंड टाइम एग्जाम हो रहा था, फर्स्ट कैंसिल हो गया था, ठीक है, जिसमें 1,78,519 जो अभ्यर्थी थे वो शामिल हुए थे। 15 में से 3 विषय का जो रिजल्ट था उर्दू, संस्कृत, विज्ञान का छोड़कर 12 विषय का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 24,599 जो अभ्यर्थी थे वो सफल हुए, जिसमें पेपर 1 में 16,068 सिर्फ पेपर 1 में, और जो पेपर 2 था उसमें मात्र 8,531 अभ्यर्थी जो थे वो सफल हुए थे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये भी रिजल्ट तो इन्हीं लोगों का दिया हुआ है और अभी जो रिजल्ट दे रहे हैं ये भी इन्हीं लोगों का दिया हुआ है। तो ये IAS ऑफिसर, ये मंत्री जी लोग क्या वहाँ पे आलू प्याज छिल रहे हैं, या फिर नशे में हैं, या फिर जो रिजल्ट प्रिपेयर कर रहा है वो नशे में है? इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकती है? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप सोच के देखिए कि कोई इतना भारी मिस्टेक कैसे कर सकता है कि पेपर में भी बड़े बड़े अखबार जो थे वो भी हेडलाइंस बने थे कि STET पास 24,599 की नौकरी पक्की। बिहार बोर्ड ने जारी किया 12 विषयों का परीक्षाफल, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान मई में रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए 12 विषय के लिए पेपर 1 में शामिल अभ्यर्थी 1,09,667, उत्तीर्ण अभ्यर्थी 16,068। 12 विषयों के लिए पेपर 2 में 45,284 विद्यार्थी 8,531। तो ये जो बाकी के विद्यार्थी इन्होंने अचानक से लेके आया है शिक्षा मंत्री साहब और हमारे पूजनीय IAS ऑफिसर संजय कुमार जी, कहाँ से आए हैं ये सब? मतलब इतनी बड़ी स्कैम इतने बड़े लेवल पे, शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जबकि इन्हीं का स्टेटमेंट था, एक और स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में हम कुछ रिजल्ट्स पे चलेंगे। संजय से पूछा गया था उस समय संजय कुमार से कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में होगा उसे सेंट्रलाइज तरीके से करने की कृपा करें, सेंट्रलाइज एंड ऑनलाइन। वहीं पे असलम अंसारी नाम के लड़के ने पूछा था जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में एस्टेट क्वालिफाइड है उनका सिलेक्शन कंफर्म है क्या सर, प्लीज रिप्लाई। तो वहाँ पे संजय कुमार IAS ऑफिसर थे, उन्होंने एज ए रिप्लाई किया था यस। तो ये ब्लंडर फिर कैसे हो रहा है कि आप वहाँ पे यस कह रहे हो और एक आप IAS ऑफिसर हो, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है।
फिर भी आप वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। देन नंबर ऑफ क्वालिफाइड, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे मयंक राज ने इसको टैग करके लिखा है कि डियर सर, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का डाटा 12 मार्च को आपके पास नहीं था? जाहिर सी बात है, ये सवाल मीडिया को भी पूछना चाहिए। क्या ये डाटा 100% एक्यूरेट है? क्या 12 मार्च के बाद आपने पेपर 2 का री एग्जाम करवा लिया है? अकॉर्डिंग टू 12 मार्च मतलब 12 मार्च के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर क्वालिफाइड कैंडिडेट जो थे वो 8,531 थे, लेकिन आज तो इनका जो डाटा है वो बिल्कुल चेंज ही हो गया है और सीधे 26,687 कैंडिडेट पहुंच गए हैं, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा। मजाक चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब चलते हैं कुछ रिजल्ट्स की तरफ, जहां पे मैं दिखाता हूं एज डिफरेंस और मार्किंग जो हुई है वो कितनी गलत हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक रिजल्ट चेक करते हैं, जहां पे हम देखेंगे कि एज डिफरेंस को इन्होंने कैसे सेलेक्ट कर लिया है और मेरिट में डाल दिया है। तो एक एप्लीकेशन नंबर है, आप चाहे तो खुद से भी चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मैं फर्जी चेक कर रहा हूँ। आप इस रिजल्ट को देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेंट का नेम है। ओके, अब हम इनका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रेखा जी के जो मार्क्स है वो है 76, 76 क्वालिफाइड है ये। और जो मेरिट लिस्ट है उसमें 25वां नंबर है EWS से फीमेल कैटेगरी में। वो तो ठीक है, लेकिन अगर इनका डेट ऑफ बर्थ आप देखें तो 18 दिसंबर 1974, उस हिसाब से इनकी टोटल एज होती है 44 साल 7 महीना 2 सप्ताह। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं तो वहाँ पे दिखेगा आपको आयु सीमा जो नोटिफिकेशन में था वो था सामान्य पुरुष का 37 वर्ष, सामान्य महिला का 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला का 40 वर्ग, वहीं पे अति पिछड़ा का 40 वर्ष और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला का 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला का 42 वर्ष। यानी कि जब मैक्सिमम एज सिर्फ 42 साल का है तो कैसे आप 44 साल के व्यक्ति को सफल घोषित कर सकते हैं? उसका रिजल्ट कैसे आ सकता है? वो मेरिट में क्वालिफाइड कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी धांधली आप लोग कैसे कर सकते हैं? चलिए एक और रिजल्ट हम लोग एज डिफरेंस का देख लेते हैं। उसका भी आपको जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला रिजल्ट जो है वो श्याम कृष्णा पांडे का है। STET 50 जो है इनका रोल नंबर है। 11 जनवरी 1974 को इनका जन्म है, यानी 1974 में ये जन्मे हैं 11 जनवरी को। उस हिसाब से 2019 में जब इनकी डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करेंगे तो होता है 45 साल 6 महीने 3 सप्ताह। इनका स्कोर कार्ड देख ले हम तो इनके स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं मार्क्स है इनको 114, क्वालिफाइड हैं और ये जनरल से क्वालिफाइड हैं। इन्होंने कैटेगरी भरी थी एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, यानी जनरल से ये थे संस्कृत में। लेकिन ये सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं जब इनकी आयु, इनके कैटेगरी की आयु सिर्फ 37 साल लिमिट थी? ये बताना पड़ेगा STT विभाग को, संजय कुमार को और शिक्षा मंत्री साहब को और नीतीश कुमार जो उनके मुखिया बनते हैं उनको भी। बच्चों को ये सारे सवाल पूछना चाहिए। अब चलते हैं कुछ मार्किंग बेसिस पे कि कैसे एक नेगेटिव लाने वाला बच्चा अचानक से मार्क्स जो है बहुत एक सब्जेक्ट में अच्छा ले आता है, एक में खराब ले आता है और फिर भी वो सेलेक्ट हो जाता है। कैसे होता है ये? तो ये एक कैंडिडेट है नितेश कुमार, उनका एप्लीकेशन नंबर ये है और डेट ऑफ बर्थ ये है। ओके, देन इनके स्कोर कार्ड को हम चेक करें तो यहाँ पे हमको 2 रिजल्ट दिखेगा, सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए। सब्जेक्ट 1 को हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं नितेश कुमार जी के रिजल्ट को। और एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं पहले ही, या फिर आपको बता दूं कि ये सारे जो सीट्स हैं रिजल्ट्स के, ये ओपन फॉरम यानी कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल डिटेल जो है वो रिवील कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह। वहीं से मैंने इसको पिक किया है। तो इनका पहला हम लोग रिजल्ट देखते हैं, फर्स्ट जो पेपर 1 इन्होंने दिया था उसमें। तो फर्स्ट पेपर 1 में आप देख सकते हैं इनका साइंस सब्जेक्ट था, साइंस सब्जेक्ट। ओके, रिमेंबर, इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा। मार्क्स ऑब्टेन करते हैं ये 1.74 इन नेगेटिव, नॉट क्वालिफाइड, और मेरिट लिस्ट में तो जाहिर सी बात है नॉट क्वालिफाइड है तो नॉट एप्लीकेबल है। ये
नीतीश कुमार का रिजल्ट है पेपर फर्स्ट के लिए। रिमेंबर 1 से 10वीं के लिए साइंस में ये नेगेटिव में मार्क्स लेके आते हैं। अब इनका दूसरा रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट सेकंड के लिए। तो सेकंड रिजल्ट है इनका सब्जेक्ट जो है पेपर 2 है ये, और इसमें जो सब्जेक्ट इन्होंने लिया है वो जूलॉजी, जो कि साइंस का ही एक पार्ट है जो आप हायर जब क्लासेस में जाते हो तो पढ़ते हो। ओके, तो जूलॉजी में ये मार्क्स ले आते हैं 123। अब सोचने वाली बात ये है, जो बच्चा जूलॉजी में इतना तेज हो सकता है कि 150 में 123 नंबर लेके आए, वो क्या 1 से 10वीं के साइंस में माइनस में मार्क्स लाएगा? तो यहाँ पे ये क्वालिफाइड हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इनका मीडिया ट्रायल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अगर आप एक सब्जेक्ट में मार्क्स ले आते हो 123, तो आपको तो जाहिर सी बात है आप टॉपर कैटेगरी में हो, तो आपको आंसर्स करने में मीडिया के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये राम बाबू का नीतीश कुमार का रिजल्ट था। इनकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है। आप चाहें तो खुद से भी मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस लेवल का स्कैम यहाँ चल रहा है, और गवर्नमेंट को इस पे जवाब देना चाहिए। ये तो सही में हंसी का पात्र बना के रख दिया है इन्होंने बिहार स्टेट को। मतलब मजाकिया खेल खेल रहे हैं ये लोग। तो ये कुछ डाटा या फिर कुछ रिजल्ट्स मैंने आपके सामने शो किया। ये इन सारी चीज़ों को आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये स्क्रीन पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब चलिए हम मिलते हैं वीडियो में। मैं मीडिया हाउसेस से कहना चाहूंगा कि आप ट्रायल कीजिए इन सारे बच्चों का जो कि टॉपर्स हैं, टॉप 100 का लिस्ट निकलवाइए। अगर इससे ज्यादा बढ़िया मसाला आपको मिल ही नहीं सकता है एक स्टेट को कटघरे में खड़े करने का। और मैं कहना चाहूंगा इस स्टेट के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो तो पहले ही डूब रहा है, उसको और डुबाया जा रहा है। अगर मीडिया हाउसेस अभी सामने नहीं आते हैं तो सिर्फ मोदी, नीतीश, इन लोगों की वाहवाही करने से कोई भी स्टेट या फिर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको सामने आना पड़ेगा और यही सही मौका है। और शर्म आनी चाहिए संजय कुमार को, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन हैं बिहार में, इंडिया में। उनको अपने स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके एक स्टेटमेंट के चलते कई लाइफ दांव पे लग गई। क्या वो इतने मूर्ख हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पता ही नहीं है, या फिर उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल ही नहीं रही? ये बहुत सारी कंक्लूसिव एविडेंस हैं जो कि कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है बिहार को और इसके हर एक एग्जाम को। तो जाते जाते फिर से मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा कि क्या रखा है इन सड़ी हुई कॉपी किताब के संसार में, कि क्या रखा है इन सड़ी हुई कॉपी किताब के संसार में। आपको टॉप करना है तो आइए ना फिर हमारे बिहार में। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सारी चीजें समझ में आई कि क्या कैसे स्कैम हुआ है, इसको आप शेयर कीजिए, फैलाइए। आपकी स्टेट की बात है, आपकी देश की बात है। अगर इन चीजों में आप आगे नहीं आएंगे